हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपी और आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम यहां पर एक बहुत ही ज्ञानप्रद वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। मित्रों, ऐसा होता है कि देखिए, जो नॉलेज होती है ना, उसके अभाव में बहुत सारे जो एंटाइटलमेंट हैं, बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, वो पेंशनर्स को नहीं मिल पाते हैं। अब उसमें देखिए, इसी की वजह से यहाँ पर जैसे हम लोग मान लीजिए कोई भी इनकम टैक्स का रूल नहीं जानते, पेंशन का रूल नहीं जानते, या फिर मान लीजिए कि कोई एरियर है तो उसका रूल नहीं जानते। उस एरियर की जो फाइल होती है, जो भी सर्कुलर होता है, उसको किस तरीके से रीड किया जाता है वो नहीं जानते। तो ये बहुत सारी चीज़ हैं जो कि आपको यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकती हैं, आपकी जो आने वाले इंटाइटलमेंट हैं उनको रोक सकती हैं। क्योंकि जब तक हम मैच नहीं करके देखेंगे अपना पैसा कि जो पैसा हमें मिल रहा है वो सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है, तो हमें हानि होगी। फिर उसके बाद में हम उस पैसा के लिए जो भी एरियर आ रहा है, जो भी यहाँ पर पेंशन आ रही है, उसके लिए एलिजिबल हम हैं या नहीं हैं। अगर हम एलिजिबल हैं तो यहाँ पर वो हमें मिलना चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हमें यहाँ पर दुख नहीं होगा कि हमें नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। हम उस एरिया में, क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो नहीं मिला। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम यही सोचते रहेंगे कि सबको मिल गया और हमें नहीं मिला, तो फिर उसके हमारा दिमाग जो है वो टेंशन में आएगा, बॉदरेशन में जाएगा। तो जो ज्ञान है ना, वो एक ऐसी तलवार है जो कि सभी शस्त्रों से आगे है। अगर ज्ञान होता है किसी विषय के बारे में तो वहाँ दुख नहीं होता है। जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ दुख होगा। हम लोग दुख कब करते हैं? जब हमें ज्ञान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमें पता ही नहीं, अब मान लीजिए हमारा बच्चा है और वो कहीं बाजार चला गया, अब वो गया है आधा घंटे के लिए, अब उसको आधा घंटे से ऊपर जाता है समय, तो अब हमें दुख होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि अब हमें आधा घंटे का तो ज्ञान था कि हाँ आधे घंटा का उसको टाइम लगेगा काम करने में, लेकिन उसके बाद में अब हमें ज्ञान नहीं है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। अगर हमें मालूम पड़ जाए फ़ोन करके, वो कह दे कि पिताजी ऐसे करके मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ और आप थोड़ा सा देर होगी, तो क्या होगा कि उस फ़ोन के आने से क्या है कि शांति मिल जाएगी कि हाँ ठीक है चलो, अब हमें नॉलेज हो गई कि वो इस जगह बिजी है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमें यहाँ पर जो भी हमारे जो रूल हैं वो मालूम होने चाहिए सब। जैसे CST जो कार्ड होता है कैंटीन का, उसके क्या रूल है, ECHS के क्या रूल है, पेंशन के क्या रूल है, और आपके फैमिली पेंशन्स के क्या रूल हैं। तो वो सारे रूल अगर हमें मालूम होंगे, नेम अगर हमें मालूम होंगे, तो थोड़ा सा ऐसा होगा कि हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं सबके साथ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सोशल मीडिया की ही देन है जो कि ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर इस चीज़ को मैं आपको ये बता देता हूँ कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब, व्हाट्सअप, इन सब की देन है कि आपको आपका जो हक है वो मिल रहा है। नहीं तो सोचिए आप लोग, जब ये नॉलेज नहीं थी, जब ये प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो पता नहीं कितने पेंशनर्स का, कितने वेटरन्स का यहाँ पर हक मर जाता होगा, कितना पैसा मार लिया जाता होगा। फ्रेंड्स, नॉलेज ही नहीं है, जानकारी नहीं है, अभाव है। 568 का जो एरियर है, आप बताइए, उसको 2016 में इशू किया गया, अक्टूबर में, नवंबर में इशू किया था, अक्टूबर में मिलने स्टार्ट हो गया था। अभी 568 का जो एरियर है अब तक मिल रहा है। वो किसकी वजह से मिल रहा है? वो इसी की वजह से मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर जो नॉलेज नहीं थी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहाँ पर लक्ष्य है आपको रूल्स ऑफ फैमिली पेंशन को डिफाइन करना। मतलब फैमिली पेंशन के क्या नेम हैं, किन को लागू होता है, इनहांस फैमिली पेंशन क्या होती है, नॉर्मल फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन क्या होती है, कितनी उसकी लिमिट होती है, क्या क्या सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेंशन से संबंधित नियम के बारे में जो CCS है, पेंशन रूल 1972 के रूल 54 में यहाँ पर पूरा फैमिली पेंशन के सारे प्रोविजंस दिए गए, और उसमें सबसे पहले यहाँ पर फैमिली पेंशन को किस प्रकार डिस्क्राइब्ड किया गया है उस चीज़ को आज हम यहाँ पर समझते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा सारा कुछ ECH के जो रूल क्या हैं, ECHS जो कार्ड होता है, CST कैंटीन का कार्ड होता है, उसके रूल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम आपको फैमिली पेंशनर्स में आगे भी और
भी वीडियो लेके आएंगे। तो आप लोग प्यार दें और यहाँ पर सपोर्ट करें, जिससे कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए ज्ञानप्रद बनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है और इसको देखना है। मैंने एक स्लाइड आपके लिए तैयार करी है, उस स्लाइड को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना है और उसको शेयर भी कर देना है। जिसको ये ज़रूरत है उसके पास मिलेगी, उसको ये वीडियो जाएगी, तो फ्रेंड्स उसका भला होगा और आपका भी वो एहसान मानेगा कि ठीक है यार, मेरे लिए एक अच्छी चीज़ आपने दे दी। तो फ्रेंड्स, ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि एम्प्लॉय का फैमिली पेंशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। इसको डिसीज्ड एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी नहीं माना गया है और इसीलिए इसका जो एंटरटेनमेंट है वह सक्सेशन सर्टिफिकेट से डिसाइड नहीं होता है। फैमिली पेंशन के जो रूल्स हैं वह किसी भी प्रकार के नॉमिनेशन को अलॉट नहीं करते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिया गया है नॉमिनेशन के लिए। इसके बजाय इन रोल्स के अंदर यह डिफाइन किया गया है कि फैमिली पेंशन को रिसीव करने के लिए कौन कौन से पर्सन एंटिटाइलमेंट होते हैं। इन रूल्स के अंदर जिन पर्सन्स को फैमिली पेंशन को रिसीव करने के लिए एंड टाइटल माना गया है, उनके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन फैमिली पेंशन को रिसीव नहीं कर सकता है। आज की इस वीडियो में जिन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की जाएगी उनमें पहला पॉइंट है एडमिसिबिलिटी ऑफ मिली पेंशन। दूसरे पॉइंट में चर्चा करेंगे कैटेगरी ऑफ फैमिली मेंबर्स जिनको फैमिली पेंशन के लिए काबिल माना गया है। तीसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फैमिली मेंबर्स। चौथे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे फैमिली पेंशन के रेट्स क्या है। पांचवें पॉइंट में हम देखेंगे कि फैमिली पेंशन की जो मैक्सिमम लिमिट है वह किस प्रकार से डिसाइड की गई है। 6 पॉइंट में हम देखेंगे कि फैमिली पेंशन को इन कंडीशन में एडमिसिबल नहीं माना गया है। 7वें पॉइंट में हम देखेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉयर पेंशनर मिसिंग हो जाता है तो उस केस में फैमिली पेंशन को किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन की सेंशन किस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले पॉइंट में हम देखते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन, यानी कि फैमिली पेंशन की जो एडमिसिबिलिटी है वह किस प्रकार से डिसाइड की जाती है। इसके लिए रूल 54 का जो सब रूल 2 है उसमें आ गया है पहले पॉइंट में कि जो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी 1 साल की कंटिन्यू सर्विस रेगुलर सर्विस के पूरा होने पर ही फैमिली पेंशन की एलिजिबिलिटी बनती है। दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि अगर 1 साल की कंटिन्यू सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट कारगर अपॉइंटमेंट से जस्ट पहले मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया था और उसको गवर्नमेंट सर्विस के लिए फिट डिक्लेयर किया गया था, तो उस केस में भी फैमिली पेंशन को ऑथोराइज किया जाता है। तीसरा पॉइंट में दिया गया है कि अगर रिटायरमेंट के बाद जो पेंशनर है उसकी डेथ हो जाती है और उस डेट पर वह पेंशन को रिसीव कर रहा है तो फैमिली पेंशन को लागू किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है कैटेगरी ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि वह कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं जिनको फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल माना गया है। इसके लिए रूल 54 के सब रूल 6 में दिया गया है कि 4 कैटेगरी के फैमिली इसको फैमिली पेंशन की ग्रांट की जाएगी। इसमें सबसे पहले आते हैं स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ, दूसरे नंबर पर है चिल्ड्रन, तीसरे नंबर पर है पेरेंट्स और चौथे नंबर पर है डिसेबल सिबलिंग्स यानी कि भाई या बहन। फैमिली पेंशन जो प्राइस की जाएगी वहीं सीक्वेंस में उग्र इस की जाएगी, यानी कि सबसे पहला जो एंटरटेनमेंट है वह इस पर उसका होगा, उसके बाद बच्चों का होगा, उसके बाद पेरेंट्स का होगा और उसके बाद भी से डिसेबल शिवलिंग यानी कि भाई बहन से स्तर का होगा। तीसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो टॉपिक है एक बहुत बड़ा टॉपिक है
और इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। चौथा पॉइंट है रेट ऑफ फैमिली पेंशन, यानी कि फैमिली पेंशन को किस रेट से ऑथराइटिस किया जाएगा। फैमिली पेंशन के ऑथराइजेशन के जो रेट सहित दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला है फैमिली पेंशन एट एनहांस फैमिली रेट और दूसरा है फैमिली पेंशन एंड ऑर्डिनरी रेट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनहांस फैमिली पेंशन, जिसमें फैमिली पेंशन को अनाउंसड यानी के बढ़े हुए रेट से दिया जाता है, उसकी क्या क्या कंडीशन से। इसमें पहला पॉइंट है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान में डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन को एडवांस रेट से दिया जाएगा। यह जो एनहांस रेट है फैमिली पेंशन का, यह 50% ऑफ कॉस्ट पर ऑफ द एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर की डेथ के टाइम पर जो लास्ट बेसिक पे है, उस बेसिक पर का 50% एनहांस रेट माना गया है। और यह जो फैमिली पेंशन है एनहांस रेट से, यह 10 साल के पीरियड के लिए दी जाती है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एम्प्लॉय की डेथ हुई है सर्विस के डिप्रेशन में, उसमें पहले एक मिनिमम 7 ईयर ऑफ कंटिन्यू सर्विस की रिक्वायरमेंट थी, जिसको 2019 में हटा दिया गया है एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा। अब ऐसी कोई मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस भी एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान में डेथ हो जाए में उसने साल की रेगुलर सर्विस का पूरा किया है या नहीं किया है, सभी के सिर में फैमिली पेंशन को अनाज रेट से ऑर्थराइटिस किया जाएगा। इस एंड रूल को 1 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया है। इस नोटिफिकेशन में उन्हें एम्प्लॉयज की फैमिली इसको भी कवर किया गया है, जिन्हें एम्प्लॉयज की 7 साल की रेगुलर सर्विस से पहले ही डेथ हो गई है और 1 अक्टूबर 2019 तक उनकी डेट को 10 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको भी एनहांस रेट से फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल माना गया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अगर किसी पेंशनर की 67 ईयर्स की एक से पहले डेथ हो जाती है तो उस केस में भी जो फैमिली पेंशन है वह एनहांस रेट यानी के 50% ऑफ लास्ट प्ले के अकॉर्डिंग फैमिली पेंशन वितरित की जाएगी फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 7 ईयर्स फ्रॉम द डे ऑफ द डेथ अप टू डेट ऑन विच पेंशनर डे एट ए टेंडर एज ऑफ 67 ईयर्स, यानी के पेंशनर अगर जीवित होता और उसकी जब तक 67 ईयर्स होती थी उस डेट तक इन थिस रेट से फैमिली पेंशन को दिया जाएगा। दूसरा जो रेट है फैमिली पेंशन का वह है ऑर्डिनरी रेट। अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को किस प्रकार से दिया जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि एनहांस फैमिली पेंशन का जो पीरियड है, चाहे वह 10 साल का है जब एम्प्लॉय की डेथ इन सर्विस हो जाती है, चाहे वह साल का है जब रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय की डेथ होती है, उस पीरियड के समाप्त होने के बाद फैमिली पेंशन को ऑर्डिनरी रेट से प्रोवाइड कराया जाता है। और यह जो ऑर्डिनरी रेट है फैमिली पेंशन का, यह 30% और लास्ट पेज होता है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अगर पेरेंट्स के नाम में फैमिली पेंशन को था इस किया जाता है तो पेरेंट्स के लिए केवल 30% ऑफ वेस्ट पैक अकॉर्डिंग ही फैमिली पेंशन को था इस किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है फैमिली पेंशन की मैक्सिमम लिमिट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 फरवरी 2021 को 1 ओम के माध्यम से फैमिली पेंशन की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको रिवाइज किया है। इसमें दिया गया है कि अनाज डेट से जो फैमिली पेंशन दी जाएगी इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वह 1,25,000 रुपए पर मंथ होगी, यानी कि किसी भी केस में फैमिली पेंशन जो एनहांस रेट से दी जा रही है वह 1,25,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी रेट पर जो फैमिली पेंशन होता इसकी जाएगी, उसकी मैक्सिमम लिमिट 75,000 रुपए पर मंथ, यानी कि किसी भी केस में 75,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा पर ऑर्डिनरी रेट से फैमिली पेंशन को था इस नहीं किया जाएगा। यह जो दोनों लिमिट है वह मैक्सिमम बेसिक पर के आधार पर बनाई गई है। 7th CPC में जो मैक्सिमम बेसिक पर किसी भी एम्प्लॉय का है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी का है वह 25,000 है, तो यह मैक्सिमम बेसिक पे जो 25,000 रुपए है उसके आधार पर मैक्सिमम लिमिट बनाई गई है। मैं यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मदर और फादर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में है
और इनके इस दोनों की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइव इन चाइल्ड चिल्ड्रन होते हैं वह 2 फैमिली पेंशन्स के लिए एलिजिबल होते हैं। उनको मदद की और फादर की दोनों की फैमिली पेंशन ऑथराइज की जाएगी। इस केस में भी जो मैक्सिमम लिमिट है वह इसी प्रकार से रहेगी। दोनों फैमिली पेंशन को मिलाकर के इन एनहांस फैमिली पेंशन का जो मंथली अमाउंट है वह 1,25,000 रुपए पर लिमिटेड है और ऑर्डिनरी रेट पर जो फैमिली पेंशन का अमाउंट है वह 75,000 रुपए पर लिमिटेड है। छठा पॉइंट है नॉट एडमिसिबल एक्टिव फैमिली पेंशन, यानी कि किस किस में फैमिली पेंशन की एडमिसिबिलिटी को रद्द किया जा सकता है। रूल 54 सब रूल 3 सेकंड में दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई फैमिली मेंबर गवर्नमेंट सर्वेंट के मर्डर या मर्डर के प्रयास में कन्वर्ट हो जाता है तो उस पर्सन को फैमिली पेंशन रिसीव करने से रोक दिया जाएगा। इसके बाद जो फैमिली पेंशन है वह नेक्स्ट एलजी मेंबर को दी जाएगी। 7वां पॉइंट है फैमिली पेंशन इन केस ऑफ मिसिंग एम्प्लॉई और पेंशनर, यानी कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई या पेंशनर मीटिंग हो जाता है तो उस केस में फैमिली पेंशन को किस प्रकार से ऑथराइज किया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि जो मिसिंग एम्प्लॉई है या पेंशनर है उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वही पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और उस पुलिस रिपोर्ट के दर्ज होने के 6 महीने के बाद वह फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो एप्लीकेशन है यह एड ऑफिस को दी जाएगी जहां पर एम्प्लॉयर पेंशनर ने लास्ट टाइम की सर्विस की है। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में एफआईआर को रजिस्टर किया जाना जरूरी नहीं है, बल्कि जो स्टेट्स हैं उनमें जो डेली डे रजिस्टर हैं, जनरल डायरी एंट्रीज हैं, उनके बेस पर भी है ऑफिस फैमिली पेंशन को दे सकता है। 8वां पॉइंट है सैनिकों फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डिसीज्ड पेंशनर, यानी कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में फैमिली पेंशन को किस प्रकार से सैंक्शन किया जाएगा। रूल 54 के सब रूल 81 में दिया गया है कि जो पीपीओ मिलता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब रिटायर होता है तो उसको एक पेंशन पेमेंट वाउचर दिया जाता है और जिसके अंदर स्पाउस मेंटेन किया गया होता है तो पेंशनर के डेट के बाद जो पेंशन देने वाली अथॉरिटी है वो फैमिली पेंशन को ऑथराइज्ड कर देगी जैसे ही उसको डेट की इंफॉर्मेशन मिलेगी या डेथ सर्टिफिकेट उसको रिसीव कराया जाएगा। साथियों, फैमिली पेंशन के संबंध में यह कुछ जनरल चीजें थी जिनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसी की नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।